चलिए, तो अब आपने एक बात समझ गए, अब यहां पर आप एक बात सीख चुके हैं कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्या इस कंक्लूजन के थ्रू बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि जो आई कैप होता है वो परपेंडिकुलर होता है जे कैप पे, जे कैप परपेंडिकुलर होता है के कैप पे, एंड आई कैप जो है वो परपेंडिकुलर होता है के कैप पे। सिंस ऐसा होता है, इसलिए आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, जे और के का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, आई एंड के का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आएगा। क्या ये बात बोली जा सकती है बच्चों? बोलो भाई, क्या ये बात बोली जा सकती है दोस्त? हाँ या ना? बोल सकते हैं? बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। जे कैप क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। आई कैप ऐसा रहता है, जे कैप ऐसा रहता है ना, एक यूनिट, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट रहेंगे 0। ये बात रखनी है याद, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जी, ठीक है। अब देखो ये जो भी चीज मैंने डिराइव करी वो मैंने उस एक फॉर्मूले से डिराइव करी है जी, यहां से, ठीक है ना, कि अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई पूरा, है ना। तो इसमें क्या ही बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखो इस पे फिर मैं अब एक और कंक्लूजन की तरफ बेटा मैं आपको लेकर चलता हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इफ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर ए और बी क्या हो जाए? सेम डायरेक्शन में आ जाए, देन क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी? देन मेरे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री आ जाएगी। भाई देखो ना, ए और बी के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन देन थीटा विल बी 0 डिग्री, और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो थीटा हमारा 180 डिग्री आ जाता। फिलहाल यहां पे 0 डिग्री है, ठीक है। सो नाउ गाइस, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये चीज बताओ बेटा। क्या मैं कह सकता हूं? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और आगे कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्योंकि 0 डिग्री है तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और गाइस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और वो तो 1 हो गया, ये बन गया मेरा ए डॉट बी। बोलो भाई, यस करेक्ट है, ये बात सही है भाई। ये कब होगा? जब दोनों वेक्टर सेम दिशा में जा रहे होंगे, जब दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ए और बी। व्हेन डायरेक्शन इज सेम, हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल, ठीक है। व्हेन दे आर पैरेलल देन ए डॉट बी एंड वो भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ अगर अपोजिट होता है, एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये cos 180 बन जाता। cos 180 की सिचुएशन में मेरा आंसर ये -1 आता, तो ये बाहर तक माइनस लग जाता उस सिचुएशन में, करेक्ट है। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, सपोज मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ए डॉट ए क्या होगा अगर दोनों वेक्टर सेम हो जाए, तब क्या होगा? ये चीज बताना चाह रहा हूं भाई मैं आपको। ए डॉट ए आ जाए तब क्या होगा भाई? ए डॉट ए की सिचुएशन में क्या होगा दोस्त? तो रूल के अकॉर्डिंग देखो, ए की जगह पे भी ए लिखो और बी की जगह पे भी ए लिखो, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, फिर अगेन ए का मैग्नीट्यूड, फिर आगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आगे क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा ना, क्योंकि देखो सोचो ना, ये अगर मेरा ए वेक्टर है तो ये भी तो मेरा ए वेक्टर है और उनके बीच में कोई एंगल नहीं है ना, दोनों सेम ही तो हैं, दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन,
जब डायरेक्शन सेम होता है तो cos 0 को लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, अब लिखना है तो लिख लो cos 0 लिख लो भाई अलग से। तो वो क्या बन गया, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू 1, और फाइनली ये बन जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या 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 लिखा आपने बेटा, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कभी भी a डॉट a निकालोगे तो वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, इससे देखो हमको क्या मिलेगा जरा समझना। i डॉट i करोगे तो वो i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और i खुद एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मेरा भाई j डॉट j करोगे तो वो j के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, और वो 1 का स्क्वायर होके वो भी 1 बन जाएगा। मेरा भाई k डॉट k करोगे तो वो k के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, और वो 1 का स्क्वायर होके बेटा वो वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो ये जो चीज है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो मैंने i j k से रिलेटेड एक बात क्या बताई कि i डॉट j करते हो तो 0 बनता है, लेकिन i डॉट i करते हो तो 1 बनता है। ये याद रखना, ये याद रखना भाई। क्यों याद रखना, उसके पीछे का रीजन बेटा मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। हमें ना बोल देगा कि अगर मेरा a वेक्टर है लेट से a1i b1j, और मेरा b वेक्टर है लेट से a2i b2j, लेट से मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। देन बताओ लाला, a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट बोले तो a1i b1j की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, a2i b2j के साथ, b2j के साथ। तो दोस्त a1 की मल्टीप्लाई a2 से करोगे और ये i डॉट i आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई a1 की मल्टीप्लाई b2 से करोगे और i डॉट में j आ जाएगा, b1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ करोगे और j डॉट i आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई वहां कर लोगे, b1 की मल्टीप्लाई b2 से करोगे और j डॉट j बन जाएगा। ये इतना बन गया। अब देखो इससे क्या होगा, i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, तो ये अल्टीमेटली आपका आ गया a1 a2, ये 1 हो गया a1 b2, बट i डॉट j करते हैं तो तो 0 बन जाता है, वो 0 बन जाता है। फिर b1 a2 वो j डॉट i डॉट j करो या j डॉट i करो, बात सेम ही है उसमें ना, तो ये आपका 0 बन जाता है। और b1 b2 वो j डॉट j करते हैं तो आपका 1 बन जाता है। तो सर ये बचा क्या हमारे पास, a1 a2 ये 0 बन गया, वो 0 बन गया, लास्ट में क्या बचा b1 b2। तो ये मेरा क्या आ गया a डॉट b। सो फाइनली रिजल्ट निकला क्या, आपने इस a1 की मल्टीप्लाई उस a2 से कर दी, b1 की मल्टीप्लाई b2 से कर दी, बस। और कह रहे हो इधर उधर कुछ जाना ही नहीं है। i के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई i के उस कॉफिशिएंट से करो, j के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई j के उस कॉफिशिएंट से करो, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। ये है डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। क्योंकि जैसे a के स्केलर कंपोनेंट है a1 और b1, b के स्केलर कंपोनेंट है a2 और b2, तो आप सिर्फ स्केलर कंपोनेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आंसर भी जो निकलेगा ये भी कोई स्केलर कंपोनेंट होगा, है ना, ये भी कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। दिस इज सम स्केलर क्वांटिटी। देखो यही अगर ऐसे आ जाता, इफ कि मुझे a वेक्टर दे दिया गया, लेट्स से a1i b1j c1k, एंड मुझे b वेक्टर दे दिया गया a2i b2j c2k। देन गाइस आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई a और b का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो। तो तुमने अब तक क्या पढ़ा था कि सर फॉर्मूला होता है जी, a के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई b के मैग्नीट्यूड से कर लो और आगे cos थीटा लिख लो।
लेकिन अगर थीटा ही ना मालूम हो तो, हमें मैग्नीट्यूड ही ना मालूम हो तो, हमें वेक्टर दे दे भाई कंपोनेंट्स के साथ, तब क्या करें? तब तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तब तो लग ही नहीं पाएगा। तो यहां पर हमने तरीका क्या बता दिया कि आप सीधा a1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ कर लो, आप b1 की मल्टीप्लाई b2 के साथ कर लो, आप c1 की मल्टीप्लाई c2 के साथ कर लो। एंड गाइस ये जो है आपका फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन बोल दिया गया कि ए वेक्टर है मेरे पास 2i 3j 5k एंड बी वेक्टर है मेरे पास 4i 7j -2k। आपको बोल दिया गया फाइंड करो a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। करो जी इसको फाइंड। तो तरीका सिंपल है भाई, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ खत्म, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ एंड 5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ। 8 7 3 21 5 दूनी 10 और 19 आंसर आ गया। अच्छा ये 19 आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, पक्का ए और बी के बीच में जो एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है। ए और बी के बीच में जो एंगल है गारंटीड वो एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, यही अगर मैं आपसे बोल देता, यही अगर मैं आपसे कह देता कि मुझे ए वेक्टर दे दिया गया है 3i -2j प्लस k, बी वेक्टर दे दिया गया 4i प्लस 5k, ये इस तरीके से दे दिया भाई। आपको बोल दिया फाइंड करो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। कह रहे मेरा आंसर क्या होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना भाई। तरीका सिंपल है, आई के साथ ऊपर 3 है, नीचे आई के साथ 4 है, ऊपर जे के साथ -2 है, नीचे जे है ही नहीं, देखो इसमें जे ही नहीं है। ऊपर के के साथ 1 है, नीचे के के साथ 5 है। 4 3 12 0 और 5 एकम 5 12 5 17 17 मेरे इस क्वेश्चन का आ गया राइट आंसर। ये आ गया भाई इसका राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे बन जाता है दोस्त। आपको बोल दिया ए वेक्टर है जी 2i प्लस j, बी वेक्टर है हमारा 3i प्लस 5j। कह रहा फाइंड करो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा तो होगा क्या, ये मुझसे पूछ लिया गया। तो दोस्त अब यहां पर ना एंगल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को कि cos थीटा जो होता है, अगर देखो वेक्टर ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ना ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हमारे पास। तो मैं पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। ऊपर आई के साथ 2 है, नीचे आई के साथ 3 है, जे के साथ ऊपर 1, नीचे जे के साथ 5, 6 प्लस 5 ये बन गया 11। लो भाई ऊपर आ गया 11। नाउ आपको चाहिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई के साथ 2 का स्क्वायर, जे के साथ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। एंड आपको चाहिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई के साथ 3 का स्क्वायर, जे के साथ 5 उसका स्क्वायर, 25 और 9 34, √34 उसको वहां पुट कर लेते हैं, √5 √34 cos थीटा आ गया। ठीक है, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऊपर 11 नीचे रूट के अंदर 170। सो भाई लोग 170 आ गया ना, 5 चौक 20 0 5 15। हाँ तो ये आई थिंक मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने किया, देखो मैं ऐसी
क्वेश्चन देखो आपके सामने रखता हूं, आपसे बोल दिया गया एक वेक्टर है ए 3i 4j प्लस 5k, एक वेक्टर है बी 2i प्लस xj प्लस 4k। आपसे बोलता है कि इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऐसे रख दिया गया भाई। तो परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे कंडीशन याद होनी चाहिए कि दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 और 4 इंटू एक्स फिर 5 इंटू 4, तो ये 6 बनेगा, 4x बनेगा और ये 20 बनेगा इक्वल्स टू 0। 4x की वैल्यू यहां से -26 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी -26 के अपॉन में 4, x मेरा बन जाएगा माइनस में 13/2 दैट इज 6.5। ये मेरा x बेटा यहां पर आ जाएगा। डन है। ऐसे ही मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया कि अगर कोई एक वेक्टर a 2xi प्लस j प्लस 4k एंड कोई b वेक्टर है 3i माइनस xj प्लस k, कह रहे कि इफ एंगल बिटवीन a एंड b is obtuse find range for x, या फिर find value of x, find value of x। ये मेरे सामने यहां पे रख दिया गया दोस्तों। मैं क्या बोलूंगा कि फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भाई हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि 2x की मल्टीप्लाई मुझे 3 से करनी पड़ेगी, 1 की मल्टीप्लाई मुझे माइनस x के साथ करनी पड़ेगी, k की मल्टीप्लाई जैसे k के साथ 4 की मल्टीप्लाई नीचे k के साथ 1 है उसके साथ करनी पड़ेगी और ये लेस देन 0 आना चाहिए। तो 6x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन 0। तो 6 माइनस एक्स यानी कि 5x और 4 को अगर मैं राइट में भेज दूं तो -4 हो जाएगा और x मेरा लेस देन माइनस में 4/5 आ जाएगा। गाइस यहां पर x की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं निकल रही, x की यहां पे बहुत सारी वैल्यूज निकल रही हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। तो x जो भी है -4/5 से छोटा होना चाहिए। तो ये मेरे सवाल का यहां पे बन जाता है जवाब। तो इस तरीके से बेटा डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी आप लोगों के सामने जो है ये रख सकता है भाई, इस तरीके कोई भी चीज जो है आपके सामने रखी जा सकती है। बाकी देखो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड देखो कुछ बातें याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट में ना चाहे आप देखो, चाहे आप a डॉट b करो या b डॉट a करो गाइस, ये ध्यान रखना आपका आंसर सेम ही आएगा यार, ठीक है। हाँ अगर कभी इन केस आपसे बोल दे कि a का डॉट प्रोडक्ट b प्लस c के साथ करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप a को अंदर भेज सकते हो, वो आपका a डॉट b हो जाएगा प्लस में वो आपका a डॉट c बन जाएगा यार, ठीक है। हाँ अगर कभी a का डॉट प्रोडक्ट लैम्डा b वेक्टर से करो, ये लैम्डा कोई स्केलर है गाइस, कोई नंबर हो सकता है, ऐसा k हो सकता है यहाँ पे, तो आप जैसे ये a वेक्टर है ये b वेक्टर बट लैम्डा वेक्टर थोड़ी है, तो आप ऐसी सिचुएशन में उस लैम्डा को साइड कर दो, लैम्डा को बाहर ले आओ और आप सिर्फ वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आप सिर्फ a डॉट b कर दो यहाँ पे तो आपको बन जाएगा भाई, ठीक है ना। अच्छा कभी भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ करोगे तो याद रखिएगा आपका आंसर 0 ही आएगा यार, आंसर ऐसी सिचुएशन में आपका 0 ही आया करेगा, ठीक है। और गाइज अगर ये तो होता ही है, बाकी देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कभी ना आपको अगर जैसे a डॉट a करते हो तो क्या बनता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। अगर बेटा कभी अगर आप
ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ करो तो याद रखिए वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, ठीक है। और वहां से आप कह सकते हो कि ए प्लस बी जो होता है ना, इसकी वैल्यू रूट के अंदर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के इक्वल होती है, समझे। अगर ऐसी मैं आपसे बोल देता कि ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई जो है आप ए प्लस बी प्लस सी के साथ कर लो, तो ऐसे में मेरे दोस्त वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये कहां काम आएगा, ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है ये आपको कहां पर काम आएगी। देखो जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, मैंने एक क्वेश्चन रखा बेटा आपके सामने कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मुझे ए डॉट बी भी निकाल के दे रखा है। अब मुझे क्या बोल रहा है दोस्त कि बताओ जी हमारा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये चीज निकालने के लिए हमको बोल दी गई। फिर बताओ जी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब मेरे पास अब ऐसा नहीं है ना कि मैं सीधा ही लो भाई मैं ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कर लूं, ये नहीं कर सकता दोस्त, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये चीज नहीं करी जा सकती ना। तो तरीका क्या होता है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हाँ जी ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रूट के अंदर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो आप यहां पर भी क्या करो, आप ना पहले इसका एक बार होल स्क्वायर कर लो, चाहे तो कैसे, आप ना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लो, आप पहले इसका होल स्क्वायर फाइंड कर लो ये फॉर्मूला लगा के। ये क्या बनेगा दोस्त, ऐसे में क्या बनेगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये ए डॉट ए करोगे, ए डॉट बी करोगे, बी डॉट ए करोगे और बी डॉट बी करोगे। अब फ्यूचर में मैं ऐसे नहीं लिखा करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही चीज होती है तो बन जाएगा 2a डॉट बी और आगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो इस ए क्या मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 4, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो 4 8 और 9, 9 और 8 17 और 4 21, so ये आ गया a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए सिर्फ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये वैल्यू बेटा मेरी आ जाएगी रूट के अंदर 21। ऐसी अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो मैं a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करता कैसे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी करके, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर बढ़िया माइनस का 2ab रहता। इतना चेंज आना था भाई, इतना चेंज जो है मुझे इसमें देखने को मिल जाना था यार। देखो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कह रहा कि इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि कोई दो यूनिट वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों को प्लस कर दूंगा ना, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो प्लस करके भी जो नया वेक्टर आएगा ना वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर को प्लस करते हैं सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का जो समेशन है इज सम यूनिट वेक्टर, वो भी कोई यूनिट वेक्टर है, ये गिवन है भाई हमें, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है बेटा मुझे यहां पे फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो गाइस देखो अब बात को समझना, क्या बोलता है, कोई दो वेक्टर थे, कैसे वेक्टर थे, यूनिट वेक्टर थे, पहला भी यूनिट वेक्टर दूसरा भी यूनिट वेक्टर, दोनों को प्लस करके भी क्या आ रहा है, कोई एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। कह रहा कि उन दो वेक्टर को माइनस कर दूं तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मुझसे यहां पे पूछ लिया गया। तो समझना जी, अगर मुझे a कैप माइनस बी कैप ये चाहिए हो, मुझे ये निकालना है,
तो इसको निकालने के लिए बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मैंने a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकाला था, तो आप पहले इसका होल स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? a कैप, ये जो a कैप माइनस बी कैप है उसकी मल्टीप्लाई a कैप माइनस बी कैप से करोगे। अब ये नहीं कि सीधा लिख दिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ऐसे नहीं, पहले ये लिखना है हमेशा आप लोगों को। अब उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। मुझे बताओ a कैप एक यूनिट वेक्टर है 1, b कैप एक यूनिट वेक्टर है 1, बट मुझे a और b का डॉट प्रोडक्ट नहीं मालूम। मुझे a और b का डॉट प्रोडक्ट नहीं मालूम, ये इतनी चीज भाई मुझे अभी मालूम नहीं, उसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, सो मैं इस कंडीशन का यूज करता हूं। मुझे बताओ बेटा a कैप प्लस b कैप जो है वो c कैप के इक्वल है। बताओ a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड कह दूं c कैप के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी कि a कैप प्लस b कैप जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। सर c कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। यहां मैं ये नहीं कर सकता लो सर 1 + 1 कर दिया, नहीं, अरे भाई बीच में प्लस लगा हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। ठीक है सर, कर लिया। उसके बाद मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर a कैप का स्क्वायर b कैप का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल्स टू 1। अब ये 1 है, वो 1 है, और वो 2a डॉट b है इक्वल्स टू 1 है। सो 1 से 1 कैंसिल होके मेरे भाई मेरे फाइनली 2a डॉट b की जो वैल्यू है, देखो ये मेरा यहां पर एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 को राइट साइड में भेज दे और ये वैल्यू जो है भाई मेरी आ जाएगी -1। ठीक है, नाउ अब यहां से अगली चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मुझे तो ये चाहिए था। ठीक है, तो ये 2a डॉट b चाहिए था, तो 2a डॉट b की वैल्यू भाई मैंने निकाल दी है। कितनी निकाल दी इसकी वैल्यू हमने? इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है -1, तो ये बन गया 1 1 1 और बन गया 3। तो a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर वो इक्वल्स टू आ गया 3। सो फाइनली a कैप माइनस b कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी √3। सो ये जो है भाई ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर बना है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है भाई, ठीक है, बट ये कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया। अब ये होल स्क्वायर वाली इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, तो ये इस चीज मैंने यहाँ पे करवा दिया है जी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब जैसे देखो एक ये क्वेश्चन है, ये अब देखो PYQ है गाइस, आई थिंक 2023 वाले में आया था या 22 में आया था यार, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर्स। A कोई यूनिट वेक्टर है, यानी कि पक्की बात है A का मैग्नीट्यूड 1 है। जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर को मैं हमेशा ऐसे ही लिखूं भाई, मतलब वैसे भी लिख दिया तो मतलब सीधा मैग्नीट्यूड को 1 लिख सकते हैं मैं। तो यहां पर देखो क्या बोल दिया, A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड भी 1, ये गिवन है जी। A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। क्या बोलता है, सच दैट कि ये वैल्यू उसके इक्वल है एंड 2a प्लस 3b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 3a माइनस 2b के मैग्नीट्यूड के। क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा, ये मुझसे पूछ लिया गया। दोस्त ऐसा है ना, ऐसा है भाई, यहां भी मैग्नीट्यूड वहां भी मैग्नीट्यूड, और वो a प्लस बी टाइप समथिंग कुछ है यहां पर, लेकिन यहां a के साथ 2b है, b के साथ 3b है। कोई नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, कि मैं 2a प्लस 3b की मल्टीप्लाई जो है वो 2a प्लस 3b के साथ कर दूंगा, और वहां पर 3a माइनस 2b की मल्टीप्लाई जो है मैं 3a माइनस 2b के साथ कर दूंगा।
करो भाई, 2 दूनी 4, ए का स्क्वायर, 3 तिया 9, बी का स्क्वायर, और 2 तिया 6 दूनी 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी होता है ना, तो 2 दूनी 4 3 12, ए डॉट बी, ये चीज बेटा आप लोग लिख लो। ऐसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6 और उसका भी डबल 12, a डॉट बी। अब क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो भाई ये 4 इंटू 1, ये 9 इंटू 1, और वो 12 इंटू में a डॉट बी, ये 9 4, वो 12 इंटू में a डॉट बी। अब जो है जी, तो 9 4 13 और 9 4 13 सब कैंसिल, ये 12 और 12 ये 24 बन जाएगा, 24 a डॉट बी इक्वल्स टू 0, और यहां से फाइनली मेरे a डॉट बी की वैल्यू आ गई 0, a डॉट बी 0 आ गया। a डॉट बी 0 आने का मतलब क्या है, हेंस जो a वेक्टर है वो b वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री का है बेटा। थीटा जो हमारा आ रहा है वो 90 डिग्री का यहां पर होने वाला है दोस्त, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ऐसे देखो वो पी वाई क्यू था। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर। अच्छा भाई फिर से यूनिट वेक्टर बोल दिया, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। सच दैट एंड क्या बोल दिया, 2a माइनस में 4b जो है एंड 10a प्लस 8b जो है वो परपेंडिकुलर है, 10a प्लस में 8b जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर उस वेक्टर पे परपेंडिकुलर, यहां क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि परपेंडिकुलर है। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। कह रहा a और b के बीच में क्या एंगल होगा। सो अगर क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है 2a माइनस 4b जो है इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं मैं अगर 10a प्लस 8b के साथ, तो पक्की बात है ये इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। तो करो भाई मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 10 20 a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू 8 16 a डॉट b, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40, ये भी आपका बन जाएगा a डॉट b, 4 8 32 b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये बन जाएगा 20, 16 से 40 के माइनस में 24 और माइनस में 32 इक्वल्स टू 0, और ये 20 से 32 के माइनस में 12, इसको राइट में भेज दो 24 a डॉट बी। गैस फाइनली मेरे a डॉट बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12/24 माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 भाई लोग ये बन गया है, ठीक है। सो अब देखो हमें तो क्या चाहिए, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में क्या एंगल बन रहा है, a और b के बीच में यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लूँ यार मैं। 2 दम 20, 8 दूनी 16, 40 माइनस 32, 20 माइनस 32 माइनस का 12, 16 माइनस 40 माइनस 24, राइट में जाकर प्लस का 24, हाँ ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है भाई। सो नाउ एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा a और b का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट निकला है -1/2, a का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 1 दे रखा था, b का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 1 ऑलरेडी दे ही रखा था, तो फाइनली मेरे cos थीटा की वैल्यू आ गई है -1/2, यानी थीटा पक्की बात है 90 और 180 के बीच में है, ठीक है। कितना है, 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दो तो 120 डिग्री मेरे इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। आपके मन में आया कि सर 180 में से 60 क्यों माइनस किया, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 कहां आती है, 60 पे ही तो आती है ना। cos की वैल्यू 1/2 कहां आती है बेटा, 60 डिग्री पे आती है ना। अगर वहां 1/√2 होता तो मैं 45 माइनस करता, वहां √3/2 होता तो मैं वहां 30 माइनस करता, बट cos की वैल्यू 1/2 माइनस को इग्नोर मार, 1/2 आ रहा है यानी कि 60 डिग्री पे, बट माइनस बताता है कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो 180 में से 60 मैंने माइनस किया है, ठीक है। सो 120 डिग्री पे मेरे सवाल का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप भाई ये बात आप लोग यहां तक समझ पाए होंगे यार। तो ये चीज हुई है। हाँ देखो इसमें ही एक बात और समझना, कभी कभी क्या होता है
क्वेश्चन देखो हमारे पास कैसा आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है हमारे पास देखो कैसा आ जाता है, आपसे बोल देगा कि कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देगा, लाइक बोल देगा इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, ठीक है, और यहाँ सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 2,8। आपको बोल देगा फाइंड करो एंगल एबीसी। एंगल एबीसी क्या है? तो दोस्त एंगल एबीसी कौन सा एंगल है? एबीसी, एंगल एबीसी बेटा इसकी बात हो रही है। अब है तो आसान क्वेश्चन, बट बच्चा इसमें मिस्टेक करता है, बच्चा इसमें मिस्टेक करता है, क्योंकि थीटा एक इस लाइन और दूसरा इस लाइन के बीच का एंगल है। तो बेसिकली मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, बट बच्चा क्या करता है, बच्चा एक वेक्टर लिख लेता है ए बी, बच्चा एक वेक्टर लिख लेता है ए बी, दूसरा लिख लेता है बी सी, दूसरा वेक्टर वो लिख लेता है बी सी कि हाँ सर ये ए बी और बी सी के बीच का एंगल है। तो भाई ये काम आप लोगों को नहीं करना। मैंने जब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट शुरू करवाया तो मैंने एक बात लिखी थी यार शुरू में, क्या बात थी? ए एंड बी आर टू को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए दोनों वेक्टर। अगर ये थीटा तुम्हें चाहिए तो दोनों वेक्टर इसी पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, ये नहीं कि एक वहां से आ रहा है और एक उधर को जा रहा है, नहीं भाई, दोनों वेक्टर यहीं से ही निकल रहे हो, सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो वो जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपके सामने रखा, मैंने आपसे बोला कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो पहला वेक्टर क्या लोगे? पहला वेक्टर बी ए लिखो, बी ए, दूसरा वेक्टर क्या लिखो? बी सी। एक वेक्टर तुम्हारा बनेगा बी ए और एक वेक्टर तुम्हारा बनेगा यहां पे बी सी। बी ए और बी सी के बीच में एंगल बी बेटा हमारा यहां बन जाएगा। तो बी ए क्या होगा? बी ए के लिए गाइस ए में से माइनस करो बी, 1 में से माइनस करो 3, तो 1 में से माइनस करोगे 3 तो माइनस का 2y बनेगा, 2 में से माइनस करोगे 5 तो माइनस का 3 जो यहां पर आपका बन जाएगा। ऐसे बी सी के लिए सी में से बी घटाओ, सी में से बी घटाओ, 2 में से माइनस करो 3, ये माइनस का i बनेगा, और 8 से माइनस करो 5, ये आपका बनेगा 8 माइनस 5 विल बी प्लस का 3 जो करेक्ट है। दो वेक्टर मिल गए, इसको आप ए वेक्टर ट्रीट करो, इसको आप बी वेक्टर मान के चल लो, ठीक है। सो नाउ अब जो है गाइस आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट -2 इंटू -1 एंड यहां पे -3 इंटू 3, तो ये बनेगा प्लस का 2 और वो बनेगा माइनस का 9, ये बन जाएगा माइनस में 7। लगे हाथ भाई इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ना, तो 4 और 9 ये आपका बन जाएगा √13। ऐसे बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बड़ा आप निकाल लीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 और 1 √10। तो नाउ गाइस कॉस थीटा जो होता है वो a डॉट बी के अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड होता है, और ये आपका निकल गया था -7 √13 और √10, और थीटा की वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी कॉस इनवर्स -7 अपॉन √130। ऑब्ट्यूज एंगल बेटा आप लोगों का यहाँ पर ये बन रहा है यार, ठीक है। सो ये चीज भाई हम लोगों की यहां पर बन जाया करती है। अब देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा आप लोगों का रह गया, एक बार देख लेना। इसमें ना एक प्रोजेक्शन नाम की चीज चला करती है दोस्त, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब एक बार ये जो प्रोजेक्शन नाम का फंडा, एक बार इसको समझते हैं। प्रोजेक्शन से क्या तात्पर्य है भाई, जरा एक बार समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, और नीचे बेटा हमारा ये चल रहा है दूसरा कोई वेक्टर बी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं
कि इस वेक्टर की, क्या इस वेक्टर बी पे कोई शैडो बनती होगी, शैडो। जैसे ये वेक्टर यहां से शुरू हुआ, ये वेक्टर वहां पे खत्म हुआ, तो यहां से अगर मैं नीचे आ जाऊं परपेंडिकुलरली और वहां से मैं नीचे आ जाऊं परपेंडिकुलरली, तो ये जो इतनी लेंथ है ये होती है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बात हो रही है किस चीज की, शैडो की बात हो रही है, शैडो की, कि इस वेक्टर की इस दूसरे वेक्टर पे क्या कोई शैडो बनेगी, तो वो जो शैडो है उस शैडो को फाइंड करना है, दैट इज प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन की कैसे फाइंड करोगे, तो देखो डेरिवेशन भी है, अब एग्जाम में ऑब्वियसली डेरिवेशन नहीं आती, फॉर्मूला बना रहा हूं कि क्या है फॉर्मूला। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, मैंने इस वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदला। इसको नाम दे देते हैं बेटा, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ठीक है। और देखो ये P, जैसे ये प्रोजेक्शन है तो ये वाला हिस्सा ही तो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। PR इज द प्रोजेक्शन, और मुझे इस प्रोजेक्शन को फाइंड करना है, ये प्रोजेक्शन है मतलब ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को मुझे फाइंड करना है। तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा थीटा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, दैट इज थीटा। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में बेटा मुझे बताओ हमारा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। तो 10th क्लास में बेटा जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस के लिए रूल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज पी आर, हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, बेस इज पी आर, हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, ठीक है सर, पी आर पी क्यू। तो यहां से पी आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त कितना, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो पी आर जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो जो प्रोजेक्शन होता है वो डिपेंड करता है इस पी क्यू की लेंथ पे, पी क्यू की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, साथ में इस थीटा पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ P से लेके Q तक की लेंथ क्या है, तो लेंथ होती है, देखो वेक्टर का नाम क्या था, वेक्टर का नाम था ए वेक्टर, तो ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारा PQ है भाई PQ, वो PQ किसके इक्वल होगा, वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो मैं उस PQ की जगह पे लिख देता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आगे लिख देता हूं कॉस थीटा। तो ये बन गया भाई PR का एक फॉर्मूला, कि कभी भी प्रोजेक्शन निकालना हो तो जो भी ए का मैग्नीट्यूड है उसकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर दो। हालांकि इस फॉर्मूले को कभी हम यूज करते नहीं है, इसको यूज हम करते नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या करें भाई फिर, तो मेरे भाई आप एक काम करो, कॉस थीटा निकालने का मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, ए का ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला भाई लिख दो। जैसे आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे का ए का मैग्नीट्यूड और ये ऊपर का ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके कैंसिल होते ही भाई हमारे पास प्रोजेक्शन का एक नया फॉर्मूला आ गया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई लोग ये है हमारा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कि अगर मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन बी वेक्टर, तो मैं इस ए और बी का आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दूं और उसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बेटा मैं उसको डिवाइड कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपसे बोलता हूं ए वेक्टर दे दिया गया है 3i + 2j, बी वेक्टर दे दिया गया 4i + j, और आपको कह देता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड।
तो गाइस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पहले डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं। आई के साथ 3 है, नीचे आई के साथ 4 है, ऊपर जे के साथ 2 है, नीचे जे के साथ 1 है, 4 3 12 और 2, ये बन जाएगा 14। अब क्योंकि ऑन बी है तो बी वेक्टर का लग याद भैया मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, 4 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर तो 17 बन जाएगा जी। तो नाउ हमारा प्रोजेक्शन चाहिए ऑफ ए ऑन बी, तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गाइस न्यूमरेटर में लिखना है इनका डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में लिख देना है बी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट है 14 विच इज डिवाइडेड बाय रूट 17, तो ये इतना जो है भाई ये हमारा बन गया है प्रोजेक्शन। तो आई होप ये चीज बेटा आप लोग यहां पे समझ पाए होंगे। ये जो प्रोजेक्शन है इस प्रोजेक्शन को भी स्केलर प्रोजेक्शन कहकर इसको पुकारते हैं बेटा, स्केलर प्रोजेक्शन कहकर इसको पुकार लिया करते हैं। तो बेटा अब मैं आप लोगों को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होंगे, बट ये जो नेक्स्ट जो कुछ डॉट प्रोडक्ट के जो क्वेश्चन अब आएंगे हमारे पास वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान से आप लोगों को समझना है यार, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट मेरे सारे ओवर हो चुके हैं, ठीक है ना। सब क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास, हमें बोला गया कि फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट सी का डॉट प्रोडक्ट करें अगर हम i प्लस जे के साथ तो आंसर 2 आएगा, सी का डॉट प्रोडक्ट करें i माइनस जे के साथ तो आंसर 3 आएगा, सी का डॉट प्रोडक्ट करें अगर हम k के साथ तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये मुझसे यहां पे बोल दिया गया है। फिर बताओ जी अब हमारा ये जो सी वेक्टर है ये क्या होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ना आप लोग एक काम कीजिए, लेट कर लो कि हमारा ये जो सी वेक्टर है ये है लेट्स से एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ये वेक्टर है कोई, ठीक है। और इस सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं i प्लस जे के साथ तो हमारा आंसर 2 आता है, तो हमारा आंसर 2 आता है, ठीक है। सो बेटा सी वेक्टर तो ये है ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक तरह से देखा जाए मुझे उसकी मल्टीप्लाई इस i प्लस जे के साथ करनी है। अब जैसे यहाँ i का कॉफिशिएंट 1 है उसमें i का कॉफिशिएंट x है, तो यानी कि x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, वहां j के साथ y है, यहाँ j के साथ 1 है, वहां k के साथ z है, बट इसमें k है ही नहीं तो यहाँ पे 0 रहेगा इक्वल्स टू में 2। तो देखो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 2, और बच्चे ये मेरी बन चुकी है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा मेरे सामने बन के आ गई। ऐसे ही अब हमसे बोला गया कि यही c का डॉट प्रोडक्ट अगर i माइनस जे के साथ किया जाए तो मेरा आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो सी वेक्टर ये रहा भाई, ये रहा सी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जैसे यहाँ i के साथ x है, इसमें i के साथ 1 है, इसमें j के साथ y है, उसमें j के साथ -1 है, इसमें k के साथ z है, और इसमें k है ही नहीं तो ये, और ये इक्वल्स टू में मेरा चल रहा है 3। सो ये बन जाएगा बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। ये बेटा जैसे एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। देन इस क्वेश्चन में बोला गया कि यही अगर मैं c का डॉट प्रोडक्ट करूं k वेक्टर के साथ तो मेरा आंसर 0 आएगा। अब देखो जैसे इसमें i था j था k नहीं था, इसमें i है j है k नहीं है, इसमें i और j है ही नहीं बट इसमें k है। अब जैसे इसमें x के i के साथ x है, y के साथ j है, तो उस लेकिन वहां i और j है ही नहीं, तो एक तरह से देखा जाए मुझे x की मल्टीप्लाई 0 के साथ करनी पड़ेगी, j के साथ y है बट उसमें j है ही नहीं तो मुझे y की मल्टीप्लाई 0 के साथ करनी पड़ेगी। यहाँ k के साथ z है और वहां k के साथ 1 है, टेक्निकली भाई मुझे z की वैल्यू मिल गई, मुझे z की वैल्यू मिल गई, मुझे इस z की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे बस अब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा z मुझे मिल चुका है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्विंग 1 एंड 2। कमेंट करके बताओ x कितना आया है, y कितना आया है, ये आप लोग बेटा कमेंट करके बताएंगे टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ इस क्वेश्चन में x कितना है, y कितना है, जो भी x और y की वैल्यू होगी उसे आपका c वेक्टर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्त। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को ना एनसीईआरटी की
मिसलेनियस में देखने को मिलता है बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को करने का हालांकि मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका मैं अभी बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट में, और एक तरीका मैं आप लोगों को जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा ना तो सेम क्वेश्चन मैं वहां पर भी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी एक थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन आसान मेथड, जरा सुनना बेटा, जरा सुनना भाई। करे कि एक वेक्टर है ए, अच्छा ये दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, आई माइनस जे। मुझे एक वेक्टर बी भी गिवन है, दैट इज 3j माइनस में के। मुझे एक वेक्टर सी दे रखा है 7i माइनस में के। कह रहे कि फाइंड अ वेक्टर डी, डी वेक्टर फाइंड करना है सच दैट विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मुझे एक नया वेक्टर फाइंड करना है डी वेक्टर, मुझे नहीं मालूम वो वेक्टर क्या है, मुझे मालूम वो वेक्टर क्या। फाइंड अ वेक्टर डी, मैंने मान लिया कि वो है xi y j एंड z के। इस डी वेक्टर की खास बात क्या है बेटा, मुझे डी वेक्टर फाइंड करना है। इस डी वेक्टर की खास बात क्या है कि ये जो डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए पर, एंड ये जो डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है बी पर, एंड साथ साथ यही डी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं सी वेक्टर के साथ तो मेरा आंसर 1 आएगा। ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। अब मुझे बताओ डी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पक्की बात है ए का और डी का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। डी का और बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मेरा आंसर यहां पर भी 0 आना चाहिए। यही तो मतलब है ना। तो बेटा देखो ए का और डी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वो रहा डी ये रहा। वहां ए के साथ देखो आई के साथ 1 जे के साथ -1, या आई के साथ x जे के साथ y, तो टेक्निकली x की मल्टीप्लाई उस 1 के साथ हो जाएगी, y की मल्टीप्लाई वहां -1 के साथ हो जाएगी। और ये देखो यहां z है बट उसमें k है ही नहीं तो वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये बन गई भाई मेरी इक्वेशन 1, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। और इनफैक्ट यहां से मैं एक चीज और कह सकता हूं कि मेरा x और y एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी क्या बनता है। b और d का डॉट प्रोडक्ट करूं तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। b वेक्टर और d वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि x की मल्टीप्लाई 3 से कर लूं 3x, y की मल्टीप्लाई -1 से कर लूं माइनस का y, और यहां z है बट उसमें z है ही नहीं यार, है ना, उसमें k है ही नहीं। ओह सॉरी मिस्टेक, यहां x है i है बट उसमें i नहीं है, मिस्टेक भाई। d की मल्टीप्लाई b के साथ करनी है, b की मल्टीप्लाई d के साथ करनी है, तो वहां j है भाई, यहां j है, यहां भी j, बट यहां i, वहां i नहीं है। तो भाई लोग x की मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी वहां किसी के साथ भी। हम लोग एक तरह से देखा जाए x की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी। हाँ y की मल्टीप्लाई सीधा आप 3 के साथ करेंगे, 3y, k के साथ z है, वहां k के साथ -1 है, तो ये माइनस का z आपका बन जाएगा इक्वल्स टू में 0। ये आपकी बन गई एक दूसरी इक्वेशन। ये एक और इक्वेशन बेटा आपके पास यहां पर आ चुकी है, डन है। अब c का डॉट प्रोडक्ट d के साथ और इक्वल्स टू 1। c क्या है भाई, ये रहा c, इसमें i है k है बट इसमें अब j नहीं है, देख लो, ठीक है ना। तो d के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो गाइस i के साथ 7 और i के साथ x और वहां पे i के साथ 7, 7x, यहां j के साथ y है बट उसमें j है ही नहीं तो y को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ k के साथ z है, वहां k के साथ -1 है, तो ये मेरा बन जाएगा z इंटू -1, तो माइनस का z, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये चीज भाई मेरे यहां पर बन जाती है यार। तो यहां तक ये बन गया भाई। सो ये बन चुकी है बेटा मेरे पास इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन आ गई हैं, 3 इक्वेशन आ चुकी हैं बच्चे, 3 इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। तो ये काम भाई आप लोगों को करना है। तो देखो मैं एक काम करता हूं ना, यहां पर जैसे मेरा ये क्या आ गया था, x माइनस वाई आ गया था ना, x माइनस वाई, ए इंटू डी, एक्स माइनस में y, तो ये इक्वल्स टू 0 आया था। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा x जो होगा वो y के इक्वल होगा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये x और y के टर्म्स में है, ये y और z के टर्म्स में है, वो वहां पे x और z के टर्म्स में। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ 2 वेरिएबल अगर हो सिर्फ और 2 इक्वेशन हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं ना, जैसे ये इक्वेशन ऑलरेडी y और z के टर्म्स में है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको भी मैं y और z के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा x y के इक्वल है, क्योंकि मेरा जो x है वो y के इक्वल है, ठीक है। क्यों, यहां पे लिख दिया मैंने फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 क्या बोलती है, y x के इक्वल है।
तो मैंने उस x की जगह y लिख दिया। तो भाई इसको मैंने एक नई इक्वेशन मान लिया, दिस इज इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 2 ये भी y और z के टर्म्स में है, वो इक्वेशन 4 वो भी y और z के टर्म्स में है। मैंने बोला आप लोगों से कि भाई काम करो, इक्वेशन 4 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2 को। तो वो क्या था 7y माइनस जेड इक्वल्स टू 1, और ये क्या है 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो जेड से जेड कैंसिल, 7 माइनस 3 ये आपका 4y आ जाएगा, और इक्वल्स टू आपका 1 बन जाएगा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। y की वैल्यू मिल गई भाई हमें 1/4, y मिल गया, y मिल चुका है दोस्त, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो x है वो तो y के इक्वल है, हमारे y की वैल्यू 1/4 निकल चुकी है, और क्योंकि x y के इक्वल है तो इसलिए x की वैल्यू भी 1/4 ही आ जाएगी, x की वैल्यू भी 1/4 आ जाएगी। और गाइस हमारा जो z था एक तरह से देखा जाए वो 3y के इक्वल था, फ्रॉम 2 जो हमारा z है वो 3y के इक्वल है। तो गाइस 1/4 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, तो मेरे z की वैल्यू 3/4 यहां पर बन जाएगी, और इस प्रकार से मेरा वो जो d वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, मेरा x y और z है, तो x की वैल्यू मैंने निकाली है 1/4, y की वैल्यू भी निकाली है 1/4, और z की वैल्यू जो मैंने निकाली दैट इज 3/4 इक्वल्स टू में k। और बच्चे ये जो है फाइनली ये मेरे सवाल का बन जाता है राइट आंसर, ठीक है। सो एक बार मैं वेरीफाई कर लूं कि देखो a का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं d के साथ करूं तो 0 आना चाहिए, 1 और -1, तो 1 - 1 हाँ तो ये 0 आ रहा है। b का डॉट प्रोडक्ट भी अगर मैं d के साथ करूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, 3 और -1 है ना, तो 3 और -1 करेक्ट भी बन रहा है, ठीक है। और c का डॉट प्रोडक्ट d के साथ करूं तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, c में क्या है 7 and 1, 7 and -1, तो 7 and -1 4/4, और ये 1 और 1 आ रहा है, करेक्ट। तो गाइस ये जो है मेरा एकदम फाइनल एकदम सही आंसर आ गया। मैंने इस d का a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर 0 आया, b के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर 0 आया, c के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर 1 आया, और यही मैं चाहता था, और ये क्वेश्चन हो गया भाई। तो ये इस क्वेश्चन को करने का मैंने एक तरीका बताया, एक और तरीका है बट वो मैं बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो तब तक के लिए बेटा आपको थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये चीज हमारी यहां पर बन गई है भाई, मैं आपको लेकर चलूंगा आगे की तरफ। देखो हमारे पास एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा हमसे बोला गया कि ABC are 3 mutually perpendicular unit vectors, ABC are 3 mutually perpendicular एंड साथ साथ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब A का मैग्नीट्यूड भी 1 है, B का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड C का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। बोले तो A B पे परपेंडिकुलर है, B C पे परपेंडिकुलर है, एंड A C पे परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर खेल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर A और B परपेंडिकुलर होंगे तो पक्की बात है A और B का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, B और C का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, एंड A एंड C का डॉट प्रोडक्ट भी आपको 0 देखने को मिलेगा। अब इसने बोला प्रूव करो कि A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड √3 है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ये पूछ सकता है भाई। अब यहां जैसे A प्लस बी प्लस सी लिखा है, 2A प्लस 3B प्लस 4C कर सकता है, A प्लस बी माइनस C कर सकता है, ये सब चीजें यहां पे करी जा सकती हैं यार, ठीक है। सो तरीका क्या होगा अब जरा वो देख लो भाई। नाउ मुझे बताओ, हमें चाहिए A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बट इसे निकालने के लिए भाई पहले मैं निकालूंगा इसका होल स्क्वायर, पहले मैं फाइंड करूंगा इसका होल स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब ये मैंने तरीका बताया था ना कि किस A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले होल स्क्वायर निकालना, और कैसे निकालना, आप A प्लस बी प्लस सी को ही आप खुद से मल्टीप्लाई कर देना और 2 बार उसको लिख देना, ठीक है। सो इस हिसाब से भाई लोग फिर वो आप A प्लस बी प्लस सी का जो 10th का फॉर्मूला आपको बना करता था 9th क्लास में, वही सेम चीज बनेगी भाई यहाँ पे, A का स्क्वायर बट मैग्नीट्यूड में लिखना, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर,
फिर 2ab 2bc एंड 2ac। ठीक है, जिसको फॉर्मूला ना याद हो तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, a इंटू इंटू बी, ए इंटू सी, फिर b इंटू ए, बी इंटू बी, बी इंटू सी, फिर c इंटू ए, सी इंटू बी, सी इंटू सी। तो कुल मिला के भाई बात जो बनेगी अल्टीमेटली यही आने वाली है यार। ठीक है, सो ये है, मतलब ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है भाई, ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 और वो 3 चीजें तो 0 हो जाएंगी, तो ये अल्टीमेटली ये बन गया 3। ये मेरा वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा बन जाएगा √3, वो मेरा बन जाएगा √3, क्योंकि इसके होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 है तो पक्की बात है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड रहा होगा √3। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहां पे इस तरीके से हो जाता है यार। ठीक है ना, तो याद रखना भाई इस चीज को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। करे कि हमें बोल दिया गया कि ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर है सच अ वे दैट कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, सी का मैग्नीट्यूड 7 है, और ऐसे मैग्नीट्यूड कुछ और भी एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये जो हमारा a प्लस बी प्लस सी कह रहा है वो 0 के इक्वल है। कर इन 3 वेक्टर को प्लस करके आंसर 0 आ रहा है। कह रहा अब ये बताओ, ये जो हमारा a वेक्टर है, ये जो हमारा b वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा? इन 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा भाई? एंगल किसके बीच में चाहिए? a और b के बीच में एंगल हमें चाहिए। ठीक है, सो भाई लोग अब बात को समझना, a और b के बीच का एंगल चाहिए, तो आप एक काम करो, इसमें आप ना a और b को तो यहीं रहने दो, आप c को राइट साइड में भेज दो। ठीक है, c को आप राइट साइड में भेज दो, और यहां से ना बेटा आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो वेक्टर में बेटा मैंने बताया ना, वेक्टर में स्क्वायरिंग करने का मतलब होता है कि उस वेक्टर की मल्टीप्लाई खुद के साथ कर लो, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ कर लो। लेफ्ट साइड में जैसे a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ कर लिया, और ये माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट आपने माइनस सी के साथ कर लिया। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ये बन जाएगा देखो a प्लस बी a इंटू ए बी इंटू बी, फिर ए बी और बी ए, वो आपका बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 2a डॉट बी, राइट साइड में माइनस माइनस प्लस, और c इंटू सी, वो बन जाएगा c का स्क्वायर। तो भाई लोग ये जो चीज अब आपकी बन गई है यहां पे देखो, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 बन जाएगा। b का स्क्वायर b कितना है 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा यहां पे बन जाएगा 25, और 2a डॉट बी ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, और c का स्क्वायर कर लेंगे 7 का स्क्वायर हमारा ये यहां पे 49 बन जाएगा, और यहां से 2a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 34, 49 ये आ जाएगा 15, और यहां से मेरे a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 15/2। ठीक है, सो a डॉट बी निकल गया, बट मुझे चाहिए क्या? मुझे एंगल चाहिए a और b के बीच का। तो भाई a और b के बीच का, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल आपको चाहिए, तो तरीका क्या होता है? जिन भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए उन दोनों वेक्टर का करते हैं डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड कर देते हैं उसे उनके मैग्नीट्यूड से। तो a डॉट बी की वैल्यू है हमारे पास 15/2, a का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड है 5, 3 साथ में 5 cos थीटा, 15 कैंसिल 1/2, और यहां से फाइनली बेटा मेरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, π/3 बेटा मेरे इस क्वेश्चन में यहां पर आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन a एंड b। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों का ये यहां पर बनता है यार। ठीक है, ऐसे फिर देखो ये PYQ बेटा ये क्वेश्चन चला करता है यार, PYQ है भाई, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहे कि a एंड b आर 2 वेक्टर सच दैट a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू b।
2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। एग्जाम में क्या बोल सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2a प्लस बी एंड बी, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे यार। तो 2a प्लस बी चाहिए हमें, यहां पे a प्लस बी है ना, मैग्नीट्यूड ऐसे तो हटा नहीं सकते, है ना। तो आपने एक काम करो, यहां पे आप ना स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो है एक तरह से a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि मुझे a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है a प्लस बी के साथ, और यहां पे मुझे a की मल्टीप्लाई करनी है a के साथ। तो देखो क्या होगा, यहाँ a डॉट a बनेगा, फिर a डॉट बी और b डॉट a वो ट्वाइस ऑफ a डॉट b बन जाएगा, और यहाँ पे आपका b डॉट b बन जाएगा। राइट साइड में आपका ये रहेगा a डॉट a। तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि ये a डॉट a से ये a डॉट a हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, 2a प्लस बी चाहिए हमें, 2a प्लस बी। अब एक काम करो भाई, जैसे आपको b इसमें भी दिख रहा है और b आपको इसमें भी दिख रहा है, उस b वेक्टर को कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां आपके पास बचेगा 2a और उसमें आपके पास बचेगा b, ठीक है ना। मैंने b वेक्टर को कॉमन ले लिया और यहां बचा 2a और वहां मेरे पास बचा b, और ये राइट साइड में तो बड़ा 0 बचा ना, क्योंकि वो कैंसिल ही हो गया है। हमें चाहिए था कि ये 2a प्लस बी परपेंडिकुलर हो जाए b के ऊपर, और मैं क्या देख रहा हूं कि 2a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट b के साथ करके आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि पक्की बात है ये जो 2a प्लस बी है वो परपेंडिकुलर है भाई किसके ऊपर, वेक्टर b के ऊपर। ये चीज भाई प्रूव करके दिखानी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दी मेरे दोस्त, ठीक है ना। सो ये चीज हो जाती है भाई, लोग इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है। एक और देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप लोग। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, और नहीं यहां सिमिलर नहीं मिलेगा, ये प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है यार, प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली प्रोजेक्शन फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी प्रोजेक्शन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें प्रोजेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ये बदल दिया। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, 3 वेक्टर मुझे गिवन है। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी प्लस लैम्डा बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सी प्लस लैम्डा बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर। एक काम करते हैं ना यार, ये जो सी प्लस लैम्डा बी है इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज डी वेक्टर, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ सी प्लस लैम्डा बी, सी प्लस लैम्डा बी का प्रोजेक्शन यानी कि डी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन वेक्टर ए, ऑन वेक्टर ए इज 2√6। कह रहा है ये वैल्यू 2√6 के इक्वल है, ये 2√6 के इक्वल है, ठीक है। और प्रोजेक्शन निकालने के तरीके क्या है कि उन दोनों वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर लो। अब ऑन ए बोला है तो डिनोमिनेटर में बेटा ए वेक्टर भी आपका आ जाएगा, और वो इक्वल टू है 2√6, ठीक है। सो ये तरीका भाई हम लोगों का यहां चल जाया करता है। तो भाई लोग अब कहीं ना कहीं मुझे अब यहां पे डी पहले तो फाइंड करना पड़ेगा। डी क्या है भाई, देखो सी वेक्टर है मेरे पास कितना, आई प्लस 3j माइनस में के लैम्डा, और बी वेक्टर बेटा मेरे पास आई प्लस जे माइनस में 2k, और यहां पे आई प्लस 3j माइनस में के, लैम्डा को अंदर भेज दो, लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे माइनस में 2 लैम्डा के, ठीक है। सो मैंने लैम्डा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसमें और इसमें ध्यान से देखो, आई कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1, उसमें बचेगा लैम्डा, इसमें और इसमें j कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3, वहाँ बचेगा लैम्डा, फिर इसमें और उसमें k कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, वहाँ बचेगा माइनस में 2 लैम्डा। ये चीज बट इतनी आ गई है, ये अपन का चल रहा है डी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, ठीक है। सो गाइस अब मुझे डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ, और साथ साथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यार। व्हाट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्या है भाई, ए है, ये रहा यार, ए रहा ए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 6 √6 यूनिट्स, ठीक है। और डी का और ए का डॉट प्रोडक्ट करना है, डी वेक्टर ये रहा,
ए वेक्टर ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट भी करना है भाई, डॉट प्रोडक्ट। तो वहां आई के साथ 2 है, यहां आई के साथ 1 प्लस लैम्डा है, वहां जे के साथ -1 है, यहां जे के साथ 3 प्लस लैम्डा है, वहां के साथ 1 है, यहां के साथ -1 माइनस में 2 लैम्डा है, अपॉन में आपका रहेगा √6 2√6। ठीक है, यहां तक मतलब सही चल रहा है यार, है ना। 2 1 कम 2 2 लैम्डा -3 माइनस का लैम्डा माइनस का 1 माइनस में 2 लैम्डा, √6 की मल्टीप्लाई उस √6 से करोगे तो 6 बन जाएगा, 6 × 2 आपका 12 आ जाएगा, और -2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, बचेगा माइनस में लैम्डा, -3 और -1 -4 में प्लस करोगे 2 तो माइनस का 2, और यहां से मेरे लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी प्लस में 14, और फाइनली मेरा लैम्डा यहां से निकल पाएगा भाई -14। तो ये सब किया भाई और हमारा लैम्डा फाइनली यहाँ पे निकल गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वही हमको करना था। तो ये चीज बेटा हमारी यहाँ पर हो गई है। बाकी वीडियो को पॉज करके बेटा आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, खुद से एक बार पूरी चीज को एक बार दोबारा से इसको एनालाइज करना भाई, ठीक है। सो ये चीज बन गई है भाई, बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ, और अब देखो क्वेश्चन हमारे पास आया है एक बहुत सुंदर, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा। मिसलेनियस में ये एज इट इज आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है, एंड दे आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैग्नीट्यूड 1 दे रखा था ना, यहां कहते हैं कि इक्वल है जी, अब कितना है ये नहीं बताया। कह रहा ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दिया मतलब कि ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, और ए हमारा सी पे परपेंडिकुलर है। इसका ये मतलब है, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने किया था कि ए बी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे परपेंडिकुलर, ए सी पे परपेंडिकुलर, ये चीज हमारी यहां पर होती है। अच्छा, ए बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इक्वल तो है बट कितना है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स से देयर मैग्नीट्यूड इज m मान लेते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं, ठीक है। करना है क्या है, नाउ प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी एक कोई नया वेक्टर है जी, a प्लस बी प्लस सी which is equally inclined to a vector, b vector, c vector। इसका क्या मतलब है, जैसे ये कोई वेक्टर है a वेक्टर, इस वेक्टर ने a प्लस बी प्लस सी के साथ कुछ तो एंगल बनाया होगा, लेट्स से दिस इज θ1। उसी a प्लस बी प्लस सी ने राह चलते हुए कभी वो किसी दिन b वेक्टर से भी मिला होगा, तो उसने b के साथ भी कोई एंगल बनाया होगा, और उसी a प्लस बी प्लस सी ने एक दिन c वेक्टर से भी मुलाकात करी होगी, तो उसने उसके साथ भी कोई एंगल बनाया होगा। सही बात है। कोई एक वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, ये कोई वेक्टर है भाई a प्लस बी प्लस सी। कह रहा किसी दिन वो a से मिला, शायद कभी वो b से भी मिला होगा, शायद कभी वो c से भी मिला होगा, तो उस वेक्टर ने इसके साथ कोई एंगल बनाया, इसके साथ भी कोई एंगल बनाया, इसके साथ भी कोई एंगल बनाया, तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया, इक्वली इंक्लाइंड। मुझे प्रूव करना है कि जो 3 एंगल जो मेरे बने हैं, इंक्लाइंड का मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन ना। इंक्लिनेशन कैसे पता करोगे, एंगल के थ्रू ही तो पता करोगे कि ये इस पे इंक्लाइंड है, तो कितना इंक्लाइंड है वो एंगल के थ्रू पता चलेगा ना। वो इस बी पे भी इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, वो सी पे भी इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, तो ये कैसे पता चलता है, ये एंगल के थ्रू पता चलेगा ना यार। तो गाइस मुझे प्रूव करना है कि तीनों एंगल θ1 θ2 और θ3 ये तीनों एंगल मेरे इक्वल है, ठीक है। सो इसको पता करने के लिए भैया मैं काम करता हूं, पहले सबसे पहली चीज जो बेटा मैं कर रहा हूं, पहले मैं यहां पे ये पता कर लेता हूं, देखो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड मैंने m मान लिया, मैंने वो मान लिया m। मैं यहां पे ना पहले ये पता कर लेता हूं कि a प्लस बी प्लस सी जो है
खुद इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मेरे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर मैं क्वेश्चन को आगे भी प्रोसीड करूंगा फिर यार, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैंने बोला पहले ना आप इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तभी तो मिल पाएगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर पहले किया था हमने, और हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ, उससे आपका फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर टू a डॉट बी टू b डॉट सी टू a डॉट सी। तो a का मैग्नीट्यूड m, b का मैग्नीट्यूड m, c का मैग्नीट्यूड m मान रखा है मैंने, और वो a डॉट बी, b डॉट सी और a डॉट सी उन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी है। देखा जाए तो ये बन गया मेरा 3m का स्क्वायर, तो यहां पर मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे भाई मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, स्क्वायर हटा दो उस साइड रूट लग जाएगा, रूट के अंदर 3m स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका √3 और आगे आ जाएगा m। तो ये चीज भाई हमारी इधर बन जाएगी यार, है ना। तो भाई ये निकलेगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, मुझे तो θ1 θ2 θ3 चाहिए भाई, ठीक है। तो समझना बात को जरा, a प्लस बी प्लस सी ने a वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाया है, लेट a प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल θ1 θ2 and θ3 with a vector, b vector and c vector respectively। ठीक है, जो चीज मैंने वो बना दी थी डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको दिखा दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो a के साथ ये एंगल बनाता है, b के साथ ये एंगल बनाता है, c के साथ ये एंगल बनाता है, ठीक है। सो नाउ अगर मुझे वो θ1 निकालना है तो वो निकलेगा कॉस के टर्म्स में। तो मैं आपको याद दिला दूं,